आप लोगों के जो भी आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम लोगों के लिए कंटिन्यूअस के लिए है, क्योंकि आपके पास में जो दो वेरिएबल्स आपके दिए हुए हैं, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है और एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है। तो अर्लियर क्लासेस में जो हमने आपका बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पढ़ा था, उसके अंदर हम लोगों का डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हमारा यूज होता है। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए डिस्कस करेंगे। वहां आपका जो भी पोर्शन थे, दोनों जो मेथड्स थे वो दोनों के दोनों आपके कौन से वेरिएबल के लिए थे? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए थे, जिसमें आपके स्मॉलेस्ट क्वांटिटी और लार्जेस्ट क्वांटिटी के लिए बात की गई थी। जब आपके पास स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होगा, लेस देन 20 यदि गिवन होता है, तो आपको बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, और मोर देन 20 यदि आपके पास में कोई डेटा दिया हुआ है उसके लिए यदि बात की जाए तो उसके लिए हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। ठीक है, इन केस आपके पास में यदि रैंडम वेरिएबल जो है वो आपका कौन सा हो, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो, हम यहाँ पे आपका स्क्रीन शेयर कर देते हैं। आपके पास में यदि जो रैंडम वेरिएबल मेरा पास में यूज हो रहा है, उस रैंडम वेरिएबल के अंदर हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास में जो आपका वेरिएबल होगा वो यदि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो हम उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, जहां आपका एक्स जो है टेंस टू इनफाइनाइट होता है, प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं हम यहाँ बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. It was first discovered by the French mathematician De Morgan in 1733 as the limiting case of binomial distribution. आपका जो भी binomial distribution था वो limiting case था। उस limiting case के लिए यदि हमारे पास में variable यदि continuous आपके पास में random variable है, तो continuous distribution आपका use होगा, जहां हम probability density function की बात करेंगे। यहाँ आपके पास में जो भी आपका n, आपका नंबर ऑफ n जो आपके डेटा दिया हुआ होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है n टाइम होगा, तो ट्रायल्स जो है वो आपके n टाइम्स होते हैं। तो ये आपके बहुत लार्ज डेटा के अंदर आपके पास में गिवन होगा, जो कि आपका क्या होगा? टेंस टू इन्फिनिटी वाली जो कंडीशन होती है हमारा प्लस माइनस, उसके लिए होगा। क्योंकि हमने आपका जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हमने आपका स्क्यूनेस की हमने जब बात करी थी, तो हमने वहां आपको बताया था, एक बेल शेप आपको बताई थी, जिसके अंदर यहाँ x जो है आपकी एक्सेस को टच नहीं करेगा। इट मीन्स ये जो है टेंस टू इनफाइनाइट है, और इधर भी आपका ये माइनस इन्फिनिटी तक है। ठीक है, मिड में हम यहाँ क्या बात करते थे? आपके मीन की वाली बात करते थे। दूसरा, यहाँ जो प्रोबेबिलिटी आप यूज करोगे, प्रोबेबिलिटी में आपका सक्सेस और फेलियर वाली कंडीशन होती थी। तो सक्सेस को हम p से और फेलियर को हम q से जो हम डिफाइन करते थे, ये क्वांटिटी आपकी क्या होगी? टेंस टू 0 होगी। हमने जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कहा था, उसमें भी हमारे पास कंडीशन क्या थी कि n टेंस टू इनफाइनाइट था, और आपका पास में p की जो वैल्यू थी वो क्या थी? टेंस टू 0 थी। तो ये सेम कंडीशन यहाँ भी आप बात करेंगे, लेकिन बस फर्क क्या रहेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास में वेरिएबल जो होगा वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल यूज होगा। ठीक है, बाय द डेफिनेशन यहाँ देखते हैं हम एक बार के लिए। आपके पास में बाय द डेफिनेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या हो जाएगा कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, a continuous random variable x is said to be the follow normal distribution with parameter mu. ठीक है, म्यू इज मीन, एंड सिग्मा, सिग्मा आपका क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन होगा इफ इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय दिस वन। आपको ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ध्यान रखना है। यहाँ ये जो एक्स आपका यूज हो रहा है वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, वो कैसा होगा? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट में एग्जिस्ट करेगा, और जो मीन होगा वो भी आपका क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा। सिग्मा की जो वैल्यू होगी, क्योंकि ये डिवीजन बाय सिग्मा स्क्वायर है ना आपका वेरिएंस, तो ये वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हियर कैपिटल एक्स इज सेड टू बी अ नॉर्मल वेरिएट डिनोटेड एज। इसको किस फॉर्म में डिनोट करते हैं? अच्छा, एग्जाम में ध्यान रखना, आपको कई बार यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है नेट या और गेट के अंदर, तो उसके अंदर क्या है आपके पास में यहाँ एन ऑफ, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट हम म्यू लिखते हैं और सेकंड वैल्यू हमारी सिग्मा होती है, वो ये पूछ लेता है।
ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीज नोटेशन आप ध्यान रखें कि आपके नोटेशंस में आपका क्या लिया गया है। तो x की जगह आपको क्या लेना है, यहाँ म्यू होगा और यहाँ आपके पास में वैल्यू सिग्मा की वैल्यू गिवन होगी। कई बार यहाँ वैल्यू देकर वो आपको पूछ लेता है मीन और आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपको पूछ लेता है क्वेश्चन में, जबकि सब कुछ दिया हुआ होगा। नोटेशन यदि याद नहीं है तो ये आगे पीछे हो सकते हैं आपके। ठीक है, आगे चले, आगे चले बेटा, नोटेशन समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, इसका प्रूफ के लिए देख लेते हैं। यहाँ भी सेम कंडीशन रहेगी जैसे हमने अभी तक पहले किया था। हमारे पास में यदि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो, दोनों ही कंडीशन में मेरे पास में आपके पास में दो प्रिंसिपल आपके चलते हैं। एक होता है आपका जो भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो आपका दिया होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन होगी। सेकेंड कंडीशन क्या होगी कि उसका जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। ये एग्जाम में वो प्रूफ करवा लेता है कई बार, है ना। प्रूफ में क्या है आपके पास में, फर्स्ट कंडीशन तो आपकी गिवन है, ठीक है। सेकंड कंडीशन जो है वो प्रूफ करवा लेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज ऑलवेज 1 या यूनिट। तो वो आपको क्वेश्चन में देकर पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो आपका एफ ऑफ एक्स, इसको हमें इक्वल टू 1 करना है। तो हमारे पास में कंडीशन क्या होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है ऑलवेज की 1 आपका होता है। यहाँ एफ ऑफ एक्स आपका डिपेंड करेगा कि आप कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो आपका होता है 1/√2 पाई, है ना। आपका ये होता है 1/√2 पाई मल्टीप्लाई में आपका सिग्मा e टू द पावर माइनस x माइनस म्यू होल टू द पावर 2, और इसके डिवीजन में आ जाता है 2 सिग्मा स्क्वायर। ये आपका फंक्शन होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये जो dx है ये इसके मल्टीप्लाई में नहीं है, ये आपका जो कंप्लीट फंक्शन जो होगा उसके साथ मल्टीप्लाई में है dx। यहाँ से आपका एफ ऑफ एक्स की जगह कौन सा वेरिएबल लोगे, आपका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपका जो डिफाइन है वो आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे, तो एफ ऑफ एक्स की जगह आपके पास में फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ x माइनस म्यू है और यहाँ सिग्मा है, यहाँ भी पावर 2 है और यहाँ भी पावर 2 है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा को हम क्या ले लेते हैं, z ले लेते हैं। तो यहाँ से डी जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/सिग्मा dx हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट? सिग्मा इज द कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। म्यू भी आपका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, मीन है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो दोनों ही हमारे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो z किस पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से डी जेड अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/सिग्मा आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं डी जेड इक्वल टू 1/सिग्मा dx। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? आगे चले। यस मैम। आपके पास में यहाँ जो इंटीग्रेशन है, हमने जब वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, तो लिमिट भी चेंज होगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ x की लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इनफाइनाइट दिया हुआ है, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो z की लिमिट भी क्या रहेगी, माइनस इन्फिनिटी रहेगी। प्लस इनफाइनाइट रखेंगे तो प्लस इनफाइनाइट रहेगा। तो 1/2 पाई तो आपका एज इट इज बाहर चला गया, है ना। यहाँ से ये 1/सिग्मा आया था आपका, ये 1/सिग्मा इस 1/सिग्मा से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आपका ये 1/2 पाई बाहर गया, e टू दी पावर माइनस, ये वाली टर्म को हमने क्या लिया था, z लिया था, तो माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये dx आपकी जगह आ जाएगा dz आ जाएगा। इज इट क्लियर? वैल्यू रिप्लेस किए हमने, कुछ नहीं किया है। अब ये देखिए ये जो फंक्शन है ना, ये मेरा कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इवन है क्या ये, e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 इवन फंक्शन है क्या, यहाँ हमने मेंशन भी किया हुआ है, इवन फंक्शन है। और जब इवन फंक्शन में आपके पास में यदि इंटीजर फॉर्म में लिमिट गिवन होती है, तो होता क्या है, आगे 2 से मल्टीप्लाई होके लिमिट आपकी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो ये इंटीग्रेशन के आपके प्रॉपर्टी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखनी है इस चीज को, आपको मेंशन करना होगा कि कैसे किया आपने। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शन इवन था, इसलिए आपने इसको क्या किया, लिमिट को हाफ कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस इंटीग्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ जेड स्क्वायर अपॉन 2 को हम t ले लेते हैं, कोई नया वेरिएबल हमने नाम दे दिया। इसे जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आएगा जेड डी जेड विच इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब वापस से हमारा इसको कन्वर्ट करना है, तो ये 2/√2 पाई आपका एज इट इज रहेगा।
लिमिट देखिए, यहाँ आपके पास में z की लिमिट यदि यहाँ 0 है तो t की लिमिट भी 0 हो जाएगी, z यदि इनफाइनाइट है तो t की लिमिट भी इनफाइनाइट हो जाएगी, तो 0 टू इनफाइनाइट एज इट इज रहेगा, e टू द पावर माइनस t आ गया, ठीक है। dz की जगह आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय z, और z की जगह क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा रूट ऑफ 2t। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ देखिए, ये आपका √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो √2 और √2 आपको 2 देगा, वो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 1/√π रहेगा। 0 टू इनफाइनाइट आपका हो गया e टू द पावर माइनस टी और t टू द पावर माइनस हाफ। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, गामा फंक्शन पढ़ा था आपने, गामा फंक्शन पढ़ा था। गामा फंक्शन की डेफिनेशन से मेरे पास में ये वाली टर्म होती है कि गामा n इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस u टू द पावर n माइनस 1 du। यदि यहाँ n की वैल्यू हाफ पुट कर दी जाए, n की वैल्यू हाफ पुट कर दी जाए, तो ये बनेगा e टू द पावर माइनस u और u टू द पावर हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, और ये du। यहाँ तो u है और यहाँ t है, सेम कंडीशन है क्या, इसका मतलब हो गया इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा हाफ हो जाएगी। ये हमने देखिए गामा हाफ यहाँ लिख दिया है। गामा हाफ की वैल्यू हमें मालूम है √π होती है क्या, गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है, √π होती है, ठीक है। गामा हाफ इक्वल टू होता है √π। गामा 3/2 जो होता है वो होता है 1/2 √π। गामा 5/2 जो होता है वो आपका होता है 3/2 1/2 √π। बेटा ये वाली जो वैल्यू है ना, ये सारी की सारी वैल्यू आपके हो सकता है आगे काम आए, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जरूरी नहीं है हर बार आपका, कई बार कंडीशन इस तरह की होगी कि ये इंटीग्रेशन जो है वो आपका गामा 3/2 या गामा 5/2 की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, डिपेंड ऑन योर फंक्शन, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। करने का प्रोसेस यही रहेगा इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ से ये आपकी गामा हाफ की वैल्यू √π हुई, तो √π से √π कैंसिल होके आपको क्या देगा, 1 देगा। यही आपको प्रूफ करना था, और एग्जाम में ये पूछा भी जाता है इसको प्रूफ करने के लिए। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आगे चले। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका, implies that integration minus infinite to infinite f of x dx which is equal to 1, the above given f of x of capital of N satisfy both the condition, hence it is rightly said as a pdf मतलब probability density function, ठीक है। अच्छा, कर्व के लिए यहाँ पर आपका जो होता है, कुछ कर्व इस शेप में बना होता है, ठीक है। यहाँ आपके पास में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व दिया हुआ है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये समझ लीजिए। यहाँ आपके जो मिडिल में जो वैल्यू गिवन होगी दैट इज द मीन, ये आपका मीन होता है, ठीक है ना। कर्व को हम सिग्मा, आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स निकल कर आएंगे, एक आपके यहाँ फ्लैट के लिए लिया हुआ है और एक बेल शेप के लिए लिया हुआ है। तो बेल शेप के लिए उसने n म्यू सिग्मा 1 लिया है, और सेकंड वाले के लिए उसने क्या लिया है, n म्यू सिग्मा 2 लिया हुआ है, ठीक है। ये आपका जो एक्सेस होगी ये कैपिटल ऑफ x होगी, और ये आपका कैपिटल ऑफ y एक्सेस हम यहाँ से डिफाइन कर रहे हैं, ये 0 है। कई बार आपका मीन जो है, मीन इक्वल टू जो भी आपके पास में इसका ओरिजिन जो होगा वो इक्वल होंगे, तो उस कंडीशन में ये वाला पॉइंट जो है वो एक्सेस पे आ जाएगा, ठीक है, ग्राफिकली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द ग्राफ इज y इक्वल टू f ऑफ x, यहाँ पर आपके पास में सिग्मा इक्वल टू सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 दिया हुआ है, वेल नोन एज बेल शेप कर्व एंड कर्व द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो आपको जो भी कर्व बनाना है वो कुछ इसी फॉर्म में बनाना है, जब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब आप बनाएंगे तब, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं इसका भी, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज यहाँ हमने मेंशन करी है कि द बेल शेप कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द मीन x इक्वल टू म्यू। हमने आपको पहले ही बोला था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा ये आपका सिमेट्रिक होता है, जितना आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपका ग्राफ बनेगा उतना ही आपका राइट हैंड साइड में आपका ग्राफ होगा। तो यहाँ पे वो डिक्रीजिंग रैपिडली और मैक्सिमम मैक्सिमम और मिनिमम वाली कंडीशंस आपको यहाँ पे आपको देगा, ठीक है। और यहाँ आपका मीन मॉड मीडियन जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके सारे के सारे एक ही पॉइंट पे होते हैं, तभी हम उसको कहते हैं कि वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है, नेट गेट में आपके पास में क्वेश्चन में आ जाता है कि आपका मीन मॉड मीडियन वाली जो कंडीशन, इक्वल टू वाली जो कंडीशन होती है कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में होती है, तो वहाँ आपको पता होना चाहिए नॉर्मल। तो या फिर यही भी पूछ सकता है कि वो नॉर्मल के लिए कंडीशन दे दे और कह दे कि मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड दे दिया, एक दे दिया मीन
मीन लेस देन, मीडियन लेस देन, मॉड दे दिया, एक बार ग्रेटर देन की कंडीशन में दे दे, और फोर्थ ऑप्शन दे दे कि नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि कब राइट स्क्यू होगा, कब लेफ्ट स्क्यू होगा, और कब पॉजिटिव स्क्यूड होगा, कब नेगेटिव स्क्यूड होगा, और कब आपका नॉर्मल वाली कंडीशन होगी। तो ये वाला कंडीशन, ये जो प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इज इट क्लियर? सेकंड, इसमें आपका एक्स एक्सिस जो होती है ना, ये आपके इस कर्व के लिए एक एसिम्पटोस का काम करती है। ठीक है, पढ़ा है क्या एसिम्पटोस? फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा? नो मैम। नो नहीं, मैम, नो मैम। एसिम्पटोस नहीं था। सिलेबस में नहीं था। एसिम्पटोस को बेटा हिंदी के अंदर है ना बोलते हैं अनंत स्पर्शियां। हैं? अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी का नहीं मतलब सुना ये मैम। हो गया कि जो भी आपका कर्व होगा उसके लिए जो आपके हम टेंजेंट लाइन बनाएंगे, वो टेंजेंट लाइन कहीं टेंस टू इनफाइनाइट पे जाके इस कर्व को टच करेगी, मतलब दिखाई नहीं देगा। क्या हम यदि डेली रूटीन में यदि हम कोई एग्जांपल लें तो उस एग्जांपल को हम समझ सकते हैं कि हम यदि कहीं दूर खड़े होकर हम ये देखें कि हमारा आसमान कहीं जाके आपके पृथ्वी को टच कर रहा है, ठीक है, तो वो जो कंडीशन है वो कहाँ है? टेंस टू इनफाइनाइट पे है, मतलब कहीं टच करेगा, वो टेंस टू इन्फिनिटी वाली कंडीशन है, जबकि वो कभी आपस में एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ होती है कि ये दोनों आपस में कभी भी टच नहीं करते हैं। तो तब वाली कंडीशन हमें ये कहते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है ना, इस कर्व के लिए आपकी क्या कहलाएगी? एसिम्पटोस कहलाएगी। इसका मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं टेंस टू इनफाइनाइट पे जाके वो उसको टच करेगी, इसलिए कहते हैं अनंत स्पर्शी, मतलब टेंस टू इनफाइनाइट पे वो आपका स्पर्श करेगी। तो ये हिंदी में बोलते हैं इसको अनंत स्पर्शी, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है एसिम्पटोस। इज इट क्लियर? तो ये यहाँ एक्स एक्सिस जो होती है वो इस कर्व के लिए क्या कहलाती है? एसिम्पटोस कहलाती है। कई बार हो सकता है नॉर्मल कर्व में वो आपको है ना ये कर्व ड्रॉ कर ले और वो आपको पूछे कि इसका एसिम्पटोस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, या नन ऑफ दीज है, या दोनों है ना, तो उस कंडीशन में आप यहाँ बता पाएंगे। इज इट क्लियर? क्लियर है क्या बेटा? आगे चले। यस मैम। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पॉइंट दिया है, फोर्थ पॉइंट, द Yes, ma'am. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर म्यू प्लस माइनस सिग्मा इफ सिग्मा इज द रिलेटिवली लार्ज and the curve tends to be a flat, while if sigma is small the curve tends to be peaked। ये हम ऑलरेडी हम कंडीशंस स्क्यूनेस की कंडीशन पे हम ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि आपका फ्लैट कब होगा, नॉर्मल कब होगा, और आपका पीक्ड कब होगा। ये वाली जो कंडीशन है वो आपका यहाँ कर्व में भी डिफाइन किया हुआ है, दो कर्व आपके डिफाइन करे हुए हैं, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 लेकर उसने उसको दिखाया हुआ है। ठीक है, फिफ्थ जो कंडीशन है, द प्रूफ अर्लियर y इक्वल टू f of x is the PDF, hence f of x greater than equal to 0 implies that no portion of the curve lies between the curve lies below the x axis। ये कभी भी आपका x axis के नीचे आपका कभी ब्लो नहीं करेगा। और यहाँ आपके पास में ये कंडीशन आपकी PDF की कंडीशन अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ करी कि वो हमेशा यूनिट होती है। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है वो आपको पूछ सकता है। ये जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं, इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है बेटा नेट और गेट में आपके पूछे जाते हैं, कोई भी आपका यदि दिया हुआ होता है तो। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अभी थोड़ी देर पहले जब हमने इसका प्रूफ किया था उसके अंदर हमारे पास में z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा को हमने एक कोई नया वेरिएबल कंसीडर किया था z। तो ये ध्यान रखना, अब हम जब इसको क्वेश्चंस जब हम अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे पास में x की फॉर्म में हमारे पास में वेरिएबल दिया होगा। ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है जो कि टेंस टू इनफाइनाइट है ना। हम इसे किसी फाइनाइट में z में कन्वर्ट करेंगे, और एक आपकी नॉर्मल टेबल होती है, ठीक है, हम आपको भेज देंगे, और नॉर्मल टेबल की हेल्प से हम इसके रिजल्ट्स जो है वो हम निकालते हैं। एग्जाम में आपको वो नॉर्मल टेबल आपको मिलेगी। ठीक है, नहीं भी मिलती है तो दो चार आपकी ऐसी, अरे ये मत करो करण, आपके जितने भी आपके पास में z जो आपका नॉर्मल टेबल है वो आपको यदि कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है, तो कुछ नियर बाई आपको वैल्यू या तो क्वेश्चन में दे देता है, वो नहीं देता है तो एक दो वैल्यू याद रख लेना। ठीक है, वो कौन कौन सी वैल्यू याद रखनी है वो भी हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे उसने नॉर्मल कर्व के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपके पास में यहाँ z इक्वल टू आपका x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा है, तो इसको जब रीअरेंज करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, सिग्मा इक्वल टू म्यू प्लस। ये जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तब हम इसको क्लियर करेंगे। तो आपके पास में फंक्शन जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में गिवन होगा, हम इसे फाई ऑफ z में कन्वर्ट करेंगे।
तो जब आप फाई ऑफ जेड में कन्वर्ट करेंगे तो ये इस टाइप में कुछ कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी का इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगा, यहाँ एग्जिस्टेंस में नहीं होता है। तो एग्जिस्टेंस में लाने के लिए यहाँ जेड भी जो वो होता है आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब हम निकालते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आपका माइनस इन्फिनिटी टू कोई आपके पास में कांस्टेंट वैल्यू होती है, और वो जो भी आपका पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स होगा तो कुछ इस तरह से हम कैलकुलेट करते थे। ये हम और अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? क्लियर है क्या बेटा? ये हमने अर्लियर जब क्लासेस हमने ली थी उसके अंदर हमने आपका ये पोर्शन जो है वो हमने डिस्कस किया था। तो वहां पर भी आपके पास में कंडीशन जब आपकी निकल कर आएगी, सिमेट्रिक वाली कंडीशन निकालोगे, तब भी यहाँ पर भी क्या होगा, आपका जेड वाली कंडीशन के लिए भी आपका ये फुलफिल करेगा, ठीक है? रिप्लेसमेंट किया है और कुछ नहीं किया है आपका इसके अंदर। देखिए ये आपका z को कन्वर्ट किया है, और जब हमारे पास में एक शेप आ जाएगी आपकी, और शेप में हमारे पास क्या होगा, z कहीं ना कहीं यहाँ होगा, इसका मतलब हो गया z इक्वल टू आपका कहीं ना कहीं यहाँ म्यू होगा, और ये z इक्वल टू 0 के लिए होता है। अब कंप्लीटली आपका x जो है वो z में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब यहाँ पर हमें पॉइंट्स निकालने होंगे तो ये पॉइंट्स जो है हम नॉर्मल टेबल की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो कुछ इस तरह की शेप्स आपको बनानी होगी। देखिए आपका मेन आ गया पार्ट, वही मीन और वेरिएंस आपको निकालना है। मीन और वेरिएंस निकालने के लिए बेटा जी होता क्या है, आपके पास में क्वेश्चन में एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो आपको पूछा जाएगा फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको क्वेश्चन लिखकर छोड़ देगा, ठीक है? आपको ध्यान रखना है कि निकलेगा कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहली बात ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए होता है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए होता है। तो मीन इक्वल टू आपको मालूम है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होती है। अभी तक हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को लिखते थे सम ऑफ एक्स पी आई, पी ऑफ एक्स, यही कहते थे ना, यही वाली चीज कहते थे, आई जो भी आपका दिया होता था। ये कब होगा, समीशन कब लगेगा, जब आपका डिस्क्रीट होता था। अब यहाँ पे हमारे पास में कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो इसके अंदर समीशन लगने के बजाय आपके पास पे इंटीग्रेशन लगेगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, जो भी आपकी रेंज दी हुई है। एक्स आपका एज इट इज रहेगा, पी ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन dx। इज इट क्लियर? ये बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो भी आपका वेरिएबल होगा, रैंडम वेरिएबल, उसके लिए आपका निकल कर आ गया। तो हम यहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये होगा यहाँ एफ ऑफ एक्स जो है, जो मेरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 2 पाई मल्टीप्लाई 1 अपॉन सिग्मा ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू होल टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, ये होता है, ठीक है? तो ये वैल्यू उठा के कहाँ पुट करनी है, इसमें फंक्शन में पुट करनी है। ये देखिए यहाँ पुट कर दिया है उसने, ठीक है क्या? एक्स आपका एज इट इज रह गया। अब हमारे पास में कंडीशन क्या है, अब इसको डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे हमने पीडीएफ में हमने सॉल्व किया था उसी तरह से करना है। तो z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा मान लिया, ये कंसीडर किया। यहाँ से x निकालोगे तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी, dx निकालोगे तो सिग्मा dz आ जाएगा। ये सारी की सारी वैल्यू वापस आपको उसमें पुट करनी है। तो 1 अपॉन सिग्मा dx जो होता है वो dz होता है, तो ये dz में आ गया आपका, ठीक है? और 1 अपॉन रूट 2 पाई एज इट इज रह गया, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आपकी कोई लिमिट चेंज नहीं होगी। इस x की जगह आपको म्यू प्लस सिग्मा z लिखना है, ये मैंने लिख दिया। और ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए फिर से वही करना है। अब यहाँ क्या होगा, ये इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लो बेटा, एक तो म्यू के साथ चला जाएगा और एक ये जेड सिग्मा की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है? ठीक है क्या? इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है हमको, इस इंटीग्रेशन को हमें 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो जब ब्रेक करोगे तो यहाँ से इसे क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन रूट ऑफ 2 पाई, है ना? यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट म्यू ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 dz आ जाएगा, प्लस सिग्मा कांस्टेंट वैल्यू थी बाहर चले गया, यहाँ आपका आ गया माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ये z ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 dz। किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट है क्या? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नो मैम।
ठीक है, अभी थोड़ी देर हमने पहले बोला था कि यदि ये फंक्शन मेरा कैसा हो, इवन हो, तो उस कंडीशन में लिमिट जो है वो हाफ हो जाती है और 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ म्यू तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये मेरा कैसा है, इवन फंक्शन है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/√2 पाई, तो आपका बाहर चला गया, ये म्यू भी बाहर चला गया, ये हाफ होगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई होके आपका 0 से इंफिनिटी e⁻⁻z² डिवाइडेड बाई 2 dz में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस अब यहाँ देखिए सिग्मा तो एज इट इज रह गया, ये मेरा फंक्शन कैसा है, ऑड, और ये कैसा फंक्शन है, इवन। ऑड और इवन क्या होते हैं, ऑड और इवन क्या होते हैं, बेटा आपके है ना स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा होगा, यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है z⁻² डिवाइडेड बाई 2 इज ऑड फंक्शन। इसका मतलब हो गया इवन और ऑड जो है वो मुझे क्या देते हैं, ऑड फंक्शन देते हैं। तो ये कंप्लीट फंक्शन मेरा कैसा हो गया, ऑड हो गया। तो इसके अंदर कंडीशन क्या होगी, जब भी इंटीजर फॉर्म में लिमिट होती है और फंक्शन आपका ऑड होता है तो उस कंडीशन में उसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जिसको हमने यहाँ 0 लिखा है। किसी को कोई डाउट इसमें, इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पर हमने जो वैल्यूज लिखी है एज इट इज रहेगा। इसका सिंप्लीफाई हमने पहले भी किया था, इसको सॉल्व करोगे 2 म्यू आपका आता चला जाएगा। ठीक है, 2 म्यू आपका एज इट इज रहेगा। इसे वापस से गामा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से आपका गामा की जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो आपका ये इंटीग्रेशन जो है गामा हाफ की वैल्यू देगा, और गामा हाफ की वैल्यू जो होती है वो √π होती है। तो √π को आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो √π से √π आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 से भी आपको ये चीज कैंसिल हो गई, और सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आपके पास में म्यू बचेगा, बाकी टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, पहले वाले में म्यू नहीं आया था, इसमें म्यू आया है, तो यहाँ पर म्यू के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, मीन हो गया है। ठीक है, इसी तरह से क्या निकालना है, वेरिएंस कैलकुलेट करना है मुझे। वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार होल टू द पावर 2, या उसे लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू होल टू द पावर 2। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इसे और क्या लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ वेरिएंस आपका लिखा हुआ है। वेरिएंस को जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ -∞ टू ∞, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² की फॉर्म है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू होल टू द पावर 2 की फॉर्म है। ठीक है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे इसे ये लिखो, या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल टू द पावर 2 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो हम इसे इसी फॉर्म में रहने देते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन करना है मुझे, वहां 2 टाइम करने के बजाय एक ही बार में हो जाएगा। तो -∞ टू ∞ x माइनस म्यू होल टू द पावर 2 f ऑफ x dx। f ऑफ x की वैल्यू यहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आप लिखेंगे, तो ये 1/√2 पाई सिग्मा आपका आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू निकल कर आपने f ऑफ x की फंक्शन की जो वैल्यू थी वो आपने यहाँ पुट कर दी। उसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करने के बाद में यहाँ पे सेम कंडीशन वही x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा को z लेना है और इसे सिंप्लीफाई करना है। वेरिएंस में सेम कंडीशंस रहेंगी, कोई चेंजेस नहीं है, जैसे हमने इंटीग्रेशन पहले वाला किया था उसी तरह से आपको यहाँ इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से वेरिएंस इक्वल टू कितना निकल कर आएगा, σ² डिवाइडेड बाय √2 पाई इंटीग्रेशन, आपके पास ये फॉर्मूला बचेगा। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन करनी है बेटा, वही आपका z² कैसा फंक्शन है, ये आपका इवन फंक्शन है ना, ये z² इवन फंक्शन है, और e⁻z² डिवाइडेड बाय 2 भी कैसा फंक्शन है, इवन है। इवन और इवन जो होते हैं वो इवन देते हैं, तो और जब लिमिट आपके पास यहाँ पे हाफ कर देंगे, ये आपकी हाफ कर दी लिमिट, और इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पहले ही कर दिया है इसने। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ -∞ टू ∞ रखो, क्योंकि यहाँ पर अब ये -∞ टू ∞ रखोगे तो यहाँ पे ये -∞ टू ∞ आएगी बेटा लिमिट। अब ब्रेक करोगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये ब्रेक कर दिया। ठीक है, बाकी आपका प्रोसेस जो है वो सेम प्रोसेस से आपको सिंप्लीफाई करना है। इज इट क्लियर? ये चीज ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर ये प्लस ये 0 नहीं है, ये आपका यहाँ पर ये -∞ है, तो -∞ टू ∞ z² e⁻⁻z² डिवाइडेड बाई 2 dz है। तो यहाँ आपका दोनों फंक्शन मेरे इवन थे, तो इवन होने पर आपका दोनों का प्रोडक्ट भी क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। तो इवन मिलेगा तो हम लिमिट को हाफ कर सकते हैं, तो ये 0 से इनफाइनाइट करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
इसे सिंप्लीफाई किया है, ये सेम प्रोसेस है जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 को टी मानकर, जैसे पहले हमने इंटीग्रेशन किया था। ठीक है, अब ये देखिए हमने आपसे कहा था ना आपको गामा फंक्शन की डेफिनेशन याद रखनी है, आपका डिपेंड करेगा इसके ऊपर। तो ये देखिए अब यहाँ पर प्लस साइन में आ रही है, माइनस में नहीं आ रही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गामा 3/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और गामा 3/2 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, हाफ रूट पाई होती है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करके और कैलकुलेट कर देंगे, तो यहाँ से ये हमारे पास में सिग्मा स्क्वायर बचेगा। इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर आपका जो होता है वेरिएंस कहलाता है, और यदि इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए सिग्मा आ जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे, जो आपका ये एग्जांपल नंबर 1 ही नहीं और भी है। ठीक है, 1-2 एग्जांपल हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पे बेस हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी 99% आपका इसका बेस क्वेश्चन आएगा। प्रूफ जो है वो हमारा पॉइजन या फिर आपका जो बर्नौली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे कहा जाता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसी पे बेस क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है क्या बेटा, लेकिन नॉर्मल का क्वेश्चन डेफिनेट आता ही आता है, 99% आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।